टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बात हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। गौरी के साथ मिलकर हम लोग आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड रखने की भी क्या है कोई लिमिट, और लिमिट से ज्यादा होने पर क्या लगेगा टैक्स, तलाक के बाद मिलने वाले गुजारा भत्ता पर क्या देना होगा टैक्स, और साथ ही बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पर चुकाना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन दिनों वो है गोल्ड को। दरअसल शादियों का सीजन है, काफ़ी सारे गोल्ड लोगों को गिफ्ट मिलते हैं। जो दुल्हन होती है उनको काफ़ी सारा गोल्ड मिलता है। तो कई लोगों के मन में उठता हुआ कि क्या गोल्ड रखने की भी सीमा है, क्या ये गोल्ड पर भी कोई टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे गौरी से। गौरी, गोल्ड को लेकर के हर बार सवाल उठता है लोगों के मन में, कितना भी जवाब दीजिए तब भी उलझने बनी रहती है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या गोल्ड रखने की कोई लिमिट भी होती है क्या? जी लक्ष्मण, देखिए गोल्ड रखने की लिमिट डेफिनेटली है। सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया था कई साल पहले जिसमें स्पेसिफाई किया गया था कि लड़कों के लिए 100 ग्राम्स तक का गोल्ड अगर उनके पास है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अनमैरिड लड़कियों के पास 250 ग्राम तक और मैरिड के पास 500 ग्राम्स तक। लेकिन कुछ नहीं पूछा जाएगा, मतलब उसका सोर्स आपसे नहीं पूछा सोर्स जाएगा। नहीं पूछा जाएगा, इतना गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए उससे ज्यादा गोल्ड है, इससे ज्यादा है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये गोल्ड आपने कैसे खरीदा। जैसे आपने अपनी इनकम दिखाई है 10 लाख रुपए की और उसमें से आपने 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, आपके पास बिल भी है, आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सालों साल इनकम आ रही है 2 लाख की और आपके पास गोल्ड पड़ा है 25-50 लाख का, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वहां पे दिक्कत आएगी। इस केस में आपके इनकम में एडिशन हो जाएगी, टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन लक्ष्मण, जैसे आपने अभी बात करी शादी की, तो यहाँ पे मैं बता दूं, शादी में जो भी गोल्ड मिलता है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी शादी हो रही है तो कोशिश करिए कि आपके पास प्रूफ्स हो कि ये गोल्ड आपको गिफ्ट पे मिला है और शादी पे मिला है, ताकि आगे 10, 15, 20 साल बाद अगर कोई दिक्कत आए तो आप प्रूफ कर सकें कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट था और ये आपको शादी पे मिला था। इसमें दो चीजें हैं। एक, आपने कहा कि गोल्ड आप एक लिमिट तक रखेंगे तो ठीक है, 500 ग्राम है जो मैरिड वुमेन है, लेकिन उससे ज़्यादा गोल्ड है उसकी कोई आपको प्रूफ नहीं है कहाँ से गोल्ड आया। आपकी इनकम से ज़्यादा है तब पर पेनल्टी लगेगी, उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन कई लोगों के पास गोल्ड रहता है, विरासत में मिल जाता है। मिसाल के तौर पर पिताजी से मिल गया, उनकी माताजी से मिल गया, उन लोगों का भी मिला है गोल्ड, तो उसका तो प्रूफ दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको कैसे साबित करें कि वो विरासत में मिला हुआ गोल्ड है या फिर मेरी खुद की कमाई का गोल्ड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो विरासत में मिलता है गोल्ड वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो शादी में मिला या वैसे मिला। एक तो पेरेंट्स से मिला तो वैसे ही टैक्स एग्जेम्प्ट है, विरासत में मिला तो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे जो मेरी सजेशन है वो ये है, जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग अपनी विल बना के रखिए, ताकि कल को आपके बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, उनके पास विल हो कि उनको विरासत में ये सारा गोल्ड, प्रॉपर्टी या जो भी मिला है सब कुछ विरासत में मिला है। अब जहां तक बात है पहले के लोगों की, जिन्होंने शायद विल नहीं बनाई होगी, कुछ लोग तो तब भी विल बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, जिनकी नहीं है तो उनके लिए वहां पे भी आप, अगर आपके पास कोई इश्यू आता है आपके ऊपर, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये गोल्ड पुराना है, जो पीस है वो कितना पुराना है पता लग जाएगा। कोई फोटो हो सकता है आपकी शादी की हो, आपकी मदर ने वो ज्वेलरी पहनी हो या आपने वो ज्वेलरी 20-25 साल पहले किसी शादी में पहनी हो, उसकी फोटो आ जाए, या कोई ऐसा प्रूफ जिससे आप बता सकें। हालांकि वैसे तो पता लग जाता है कि ये कितनी पुरानी ज्वेलरी है, बट आगे के लिए जब अब आप शो देख रहे हैं, अब आगे से आप प्रूफ इकट्ठे करके रखिए कि ये आपका जो गोल्ड है ये आपका टैक्स पेड मनी से आपने खरीदा है, ये आपको गिफ्ट मिला है, एग्जेम्प्ट है, शादी पे मिला है, विरासत में मिला है, जैसे भी है, और जो आपकी विद इन लिमिट्स है, जो सीबीडीटी के सर्कुलर के विद इन लिमिट्स है, उस पे तो वैसे भी कोई सवाल नहीं है। चलिए, तो ये तो रहा कि गोल्ड आपके पास है तो क्या क्या नियम लागू रहता है और किन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चूंकि गोल्ड की कीमतें लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, कई लोगों को मन करता हो कि चलो इस बढ़ी हुई कीमतों को का फ़ायदा उठाया जाए, कुछ गोल्ड बेच के रिटर्न कमा लिया जाए। तो इस पर क्या कोई टैक्स लगता है, इसका क्या नियम है? गौरी, मुझे समझाएं, कोई अगर गोल्ड बेचना चाहता है, फिजिकल गोल्ड उनके पास रखा हुआ है और गोल्ड बेच रहे हैं, तो उससे जो इनकम हुआ है तो वो जाहिर तौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आएगा, तो उसमें टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो लक्ष्मण, जब
आप गोल्ड बेचते हैं, आपने जैसे फिजिकल गोल्ड की बात की, तो फिजिकल गोल्ड को आपने बेचा, तो अगर आपने 3 साल के विद इन बेच दिया उसको, तो अगर आपको गेन हुआ है, चाहे वो मेकिंग वेकिंग सारी आपकी कट गई होगी, आपको जो भी अगर बाई चांस गेन हुआ है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और आपकी स्लैब रेट पे वो आ जाएगा। तो जिस भी स्लैब रेट पे आप फॉल कर रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना होगा। अगर ये 36 मंथ से ज़्यादा आपने होल्ड किया है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया है, तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और इस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन से आप उसको एडजस्ट करके आप जो बैलेंस है उस पर टैक्स देंगे। लेकिन हम हमेशा ये बताते हैं कि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको आप अगर तो ज्वेलरी पहनने के लिए आप खरीद रहे हैं तो अलग बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स इफेक्टिव होते हैं। उसमें जो आरबीआई निकालता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स और समय समय पे निकालता है, उसको अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर लेते हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। आपका जितना भी कैपिटल गेन होता है वो सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और आपको हर साल 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है। उस पर डेफिनेटली आपको टैक्स देना होता है। 2.5% का जो इंटरेस्ट है उस पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ऐड करके उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन कैपिटल गेन आपका चाहे जितना भी हो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें कैपिटल गेन्स इसमें नहीं लगा। लेकिन एक सवाल फिर से मेरे मन में ये उठ रहा है कि मान लो विरासत में कोई गोल्ड मिला, उसको हम बेच रहे हैं, तो उसमें हम कैसे दिखाएं कि गोल्ड हमारे पास कब आया था, उसका परचेज वैल्यू कैसे दिखाएंगे, उसमें कैसे सारे बेनिफिट ले सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे भी जो गोल्ड की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें या किसी भी गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट का नियम है जब आपको कोई गिफ्ट मिली है और आपने उसको बेचा है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम प्रीवियस ओनर की लेते हैं। यानी कि अगर आपके पिताजी ने आपको कोई गिफ्ट दी है और आपने उसको आज से 10-15 साल बाद बेचा, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपके पिताजी ने जितने में खरीदा था वो होगी। और इसमें जो भी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे और वो सब लेके जो आपका इंडेक्स्ड वैल्यू आएगी उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पे वही है कि आपको वैल्यू कैसे पता लगेगी। अब आपको नहीं पता आपके पिताजी ने कितना लिया था, तो इसके लिए वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं जो एक रिपोर्ट बना के आपको देंगे कि इसकी कितनी वैल्यू होगी उस ज़माने में, उस टाइम पे जब उन्होंने खरीदा होगा। उनके पास डिग्री होती है इसकी और उनके पास अथॉरिटी होती है वैल्यूएशन रिपोर्ट साइन करने की। तो आप वो वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहे प्रॉपर्टी की हो या किसी भी चीज़ की हो, आप वो बनवा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो इसका ख्याल रखिए, अगर आप गोल्ड बेचने जा रहे हैं तो भी इसका ख्याल रखिए, ताकि आपके ऊपर टैक्स की देनदारी कम से कम बने और आगे चलकर आप किसी मुसीबत में ना फंसे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां से अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी नमस्कार, क्या सवाल है? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं इक्विटी में डील करता हूँ। मेरे पास में पिछले 4 साल पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉन्ग टर्म लॉस। तो मेरा ये सवाल था कि बैंक को अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1 लाख रुपए एवरी ईयर लॉन्ग टर्म 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म गेन के लिए इनकम टैक्स फ्री होता है। तो क्या मैं इस साल जो मेरे को गेन हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो पहले मैं लॉन्ग टर्म लॉस को एडजस्ट करूं या पहले 1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर हर टैक्स छूट देती है उसको एडजस्ट करें? उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, गौरी हमारे साथ हैं, बताएंगे आपको। गौरी, क्या सुझाव है? जी देखिए, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डालेंगे और आपका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका लॉस है वो पहले एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सपोज कीजिए आपका कैपिटल गेन आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो उसमें से 1 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और बैलेंस 50,000 पे आपको टैक्स देना होगा। तो पहले आप लॉस को एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद आप 1 लाख की एग्जेम्पशन ले लेंगे और उसके बाद भी अगर कोई कैपिटल गेन बचता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो ये नीरज जी, माफ़ी चाहूँगा, अनुज जी, ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया? नहीं, मैम का ये कहना है कि पहले आप लॉन्ग टर्म लॉस को एडजस्ट करिएगा, उसके बाद में कैपिटल गेन जो 1 लाख रुपए तक का है उसको एडजस्ट करिएगा। जी हाँ, यही कहना है। पहले आप जो लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कैपिटल गेन को एडजस्ट करेंगे जो 1 लाख की सीमा उसके तहत। अच्छा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से आशुतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल ये है जी कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है जिसके अंदर की मुझे कैपिटल गेन
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करीब 4 करोड़ का हुआ है, तो क्या मैं लॉन्ग टर्म टैक्स बचाने के लिए 2 घर खरीद सकता हूँ और 50 लाख रुपया बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अच्छा, 2 घर खरीदना भी चाहते हैं और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। जी देखिए, जो सेक्शन 54 है उसमें पहले आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो आप एक ही घर खरीद सकते थे, पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की और बोला कि आप 2 घर खरीद सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने 2 बच्चों के लिए घर बनाना चाहते हैं अलग अलग, तो आपको 2 घर की छूट दे दी। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो सिर्फ 2 करोड़ तक अलाउड है। तो आपका शायद कैपिटल गेन आपने बताया 4 करोड़ है, तो आप इसमें सिर्फ 2 करोड़ तक कर सकते हैं। बैलेंस जो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बॉन्ड्स का जो सेक्शन होता है वो होता है 54 EC, लेकिन उस सेक्शन की अलग से एक लिमिट है जो है 50 लाख रुपए। तो आप 50 लाख रुपए से ज्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ कैपिटल गेन आपका डेफिनेटली बचेगा जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 2 घर भी खरीद लेते हैं और ये बॉन्ड्स की जो लिमिट है इसको भी एग्जॉस्ट कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं रहा आशुतोष जी? यदि मैं 2 घर नहीं खरीद सकता तो क्या मैं एक घर में पूरा 4 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकता हूँ? हाँ जी, तो अगर आपका 4 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप उसको इन्वेस्ट करके एक और नया घर, एक ही घर खरीदते हैं, तो आपकी वो जो 2 करोड़ की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती। उस केस में आप पूरा 4 करोड़ से आप एक घर खरीद सकते हैं। लेकिन पिछले साल ये अमेंडमेंट आई थी, ये मैं और लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका कैपिटल गेन ज़्यादा है, कि 10 करोड़ से ज़्यादा आप फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका अमाउंट 4 करोड़ का है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए, एक घर में ही 4 करोड़ रुपए लगा के आप इसका टैक्स बचा सकते हैं और पिछले साल जो सरकार ने नियमों में बदलाव किया था उसका फायदा आपको मिलेगा। तो आशुतोष जी खुश हो जाइए, और फिर आगे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। ऐसे ही हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि तलाक के बाद मिलने वाली रकम पर क्या देना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे सवाल हैं, उससे पहले एक सवाल जो बार बार लोगों के मन में आता है वो होता है कि तलाक में जो रकम मिलती है, एक तो एक मुश्त रकम मिल जाती है, एक रकम हर महीने मिलती है गुजारा भत्ता के तौर पे। तो ऐसे मामले में टैक्स के नियम क्या कहते हैं? तो लक्ष्मण, जब 2 लोगों का तलाक होता है तो यूजुअली जो लड़कों की तरफ से जो उनकी वाइफ्स होती हैं, एक्स वाइफ, उनको कुछ एलमनी मिलती है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है कोर्ट किस तरह से सेटलमेंट कराता है। एक तो होता है कि उन्होंने लमसम दे दिया कि हमने एक बार दे दिया, अब हमारा तलाक हो गया, अब हमारा इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, मतलब हर महीने नहीं दे रहे हैं। हर महीने नहीं दे रहे हैं। दूसरा होता है कि हर महीने आपको एक अमाउंट देंगे आपकी मेंटेनेंस के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट लमसम दे दिया और कुछ हर महीने दे दिया। बिल्कुल, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन चीजों में आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो अलग होगी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड वाइफ में क्योंकि क्लबिंग के प्रोविजंस हम कई बार बात कर चुके हैं लगते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तलाक हो चुका है तो ये हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, तो यहाँ पे ना तो गिफ्ट माना जाएगा ना ही क्लबिंग के कोई प्रोविजंस होंगे। यहाँ पे ये एक तरह से आलमनी है, जो आपको वन टाइम रकम मिली है वो आपकी कैपिटल रिसीट मानी जाती है। आपके इन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट आपको दिया जाता है, तो इस केस में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा और आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, चाहे रकम कुछ भी हो, कुछ भी रकम हो। बिल्कुल, और ना ही आपके हस्बैंड, जो अब आपके जो एक्स हस्बैंड है, उनके भी इनकम में कुछ भी क्लब नहीं होगा। आप इसमें से जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जो भी है, वो आपको टैक्सेबिलिटी उस पे होगी, बट इसमें क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि अब आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है इसमें। हाँ, और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आपका जो मंथली आपको मिल रहा है, सपोज कीजिए आपको मंथली 50,000 60,000 कुछ रकम आपको मंथली मिल रही है, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। और अगर आपका कॉम्बिनेशन है
है वन टाइम और रेवेन्यू का, तो आपकी दोनों की आपको अलग अलग देखना होगा। जो वन टाइम मिला है उस पर कोई टैक्स नहीं, जो मंथली मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो इसमें एक सवाल और है, जो वन टाइम मिला है, मान लिया उस रकम को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ वहाँ पे पैसा आ रहा है, मान लिया हमने घर खरीद लिया और घर खरीदने से वहाँ रेंट आ रहा है, तो क्या उससे इनकम जो हो रही है उस इनकम पे टैक्स देना होगा? बिल्कुल, वो इनकम जो आपको जो एलिमनी मिली है वन टाइम, उसको आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया, आपने उसको कैसे भी किया, उससे आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना होगा। जैसे आपने घर खरीद लिया, रेंटल इनकम है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको वो रेंटल इनकम दिखा के आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको जो टोटल अमाउंट मिला है वो आपकी इनकम नहीं मिलेगी, सपोज कीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिले लमसम, तो उस 1 करोड़ के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। उस 1 करोड़ से आपने घर खरीदा, वहां से आपको 1 लाख की इनकम हुई, तो उस 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप, और इसमें राहत मिलती ज़रूर है, पैसे आते हैं, लेकिन उस पैसे से अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर ज़रूर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब चलते हैं वापस से सवाल जवाब के सिलसिले पर। सबसे पहले चलते हैं अब सहारनपुर, जहाँ से सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या सवाल है आपके पास? जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने मेरा सवाल लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकम टैक्स, और समय समय पर मेरी समस्याओं का समाधान भी होता रहा है। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ, मेरे एक भतीजी हैं, मैंने उनको अब जो था एक चेक के जरिए रकम दी थी, और वो रकम जो है मुझे चेक के जरिए वापस मिली है, तो उस पर मेरी टैक्स की देनदारी क्या रहेगी? ये रकम कितनी थी? सर 4 लाख थी सर। 4 लाख रुपए थी। तो क्या इस पे कोई टैक्स देनदारी बनती है कोई? नहीं, चेक के जरिए दिया, चेक के जरिए वापस मिला। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने चेक से ट्रांजैक्शन की है, और हम यही एडवाइस करते हैं कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो चेक के जरिए हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपने अपनी भतीजी को एक तरह से लोन दिया था और वो लोन आपको उन्होंने वापस कर दिया है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ना आपने जब उनको दिया उसके ऊपर टैक्स है, ना जब उन्होंने आपको वापस किया उसके ऊपर टैक्स है। लेकिन अगर उन्होंने कोई आपको इंटरेस्ट दिया है, मानिए 1%, 2% या कोई भी नॉमिनल आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया है, जैसे आपने 5 लाख दिए थे, उन्होंने आपको 5 लाख की जगह 5.5 लाख वापस किए, तो जो 50,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका इनकम बन जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो इस केस में मैं वैसे आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि जब आप किसी को लोन दें तो आप एक लोन एग्रीमेंट बना के चलिए, ताकि आप प्रूव कर सकें कि ये लोन ही है। और उस केस में आप इंटरेस्ट अगर कम चार्ज करना चाहते हैं, एक नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहते, कोई भी नॉमिनल अमाउंट आप रख लें, 1%, 2%, 3%, बट उसको चार्ज कीजिए और उसके जो आपका डिफरेंस है, जो आपको इंटरेस्ट मिला है, उसके ऊपर टैक्स दीजिए, ताकि इससे आपके लिए एक अच्छा ये होगा कि आपको कल को प्रूफ करने में मुश्किल नहीं होगी कि ये लोन था और आपने कोई ऐसी एंट्री नहीं की है, कोई टैक्स घुमाने के लिए आपने कोई एंट्री नहीं की है। तो ये अच्छा है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या फिर चेक के जरिए लेन देन करें, लेकिन कैश लेन देन में मान लिया अपने ब्लड रिलेशन में कोई कैश लेन देन करता है तो उस पर क्या कोई पाबंदी है कि नहीं, वो कर सकते हैं? देखिए लक्ष्मण, कैश के लेन देन में इतने सारे सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें लोन देने की, तो कैश में आप बहुत कम अमाउंट का लोन दे सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कैश में लोन ना ही दें तो बेटर है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप 10 बार सोचिए अगर आप उसको कैश में कर रहे हैं, क्योंकि कैश की हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो लोन हो, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, या कोई आपके डिपॉजिट्स हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन कभी भी ज़्यादा सेफ नहीं होती है। सारी ट्रांजैक्शंस बल्कि आपको ऑनलाइन ही करनी चाहिए, एंड उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे लोन है, गिफ्ट है, या जो भी ट्रांजैक्शन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सुमित आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे भी कोई सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अगला सवाल लेते हैं नीरज गुप्ता का, जो कि ट्विटर यानी एक्स के जरिए उन्होंने पूछा है कि क्या ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना को सरकार की तरफ से इनकम टैक्स छूट के सेक्शन 80 CCD के तहत कटौती के लिए नोटिफाई किया गया है क्या? देखिए, जो सेक्शन 80 CCD है उसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, और एक अलग से 80 CCD 1B में आपको 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। लेकिन ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ये आपकी ईपीएस से अलग होती है। जो आपका ईपीएस, जो आपका एम्प्लॉयर काटता है, आपका प्रोविडेंट फंड और ईपीएस, वो अलग खाते जाता है और ये अलग। तो आपको जो ईपीएफ आपका करता है उसकी डिडक्शन आपको इस सेक्शन 80 CCD में नहीं मिलेगी।
चलिए, तो इसके तहत आपको ये छूट नहीं मिलेगी, तो इसका ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टी पर के मेंटेनेंस पर आपने कोई खर्च किया है तो उस पर भी चुकाना होगा आपको जीएसटी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल आया है इंदौर से राकेश अग्रवाल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार गौरी मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल है कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है और जैसे ओनर के नाम पे जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, और उनका एक बिल्डिंग है, जैसे फ्लोर 1 पे वो खुद यूज करते, सेकंड फ्लोर पे बिजनेस के लिए खुद का, थर्ड फ्लोर वो किसी को रेंट पे देते रहने के लिए, और चौथे पे अगर वो खुद का किसी को बिजनेस के लिए देते रेंट पे, तो डेवलपर जीएसटी चार्ज कर रहे तो वो रिफंडेबल या नहीं है? देखिए, जब आपका प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है आपकी बिल्डिंग और आपने उस पर जीएसटी नंबर लिया है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए आपको जो भी आपको इनपुट मिल रहा है आप वो क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन जिस घर में आप खुद रह रहे हैं उस पर कोई इनपुट मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर आपकी कोई इनकम है नहीं। जो आपने किसी और को रेंट पे दिया है अपने रहने के लिए, उस पर भी क्योंकि वो आपका जीएसटी में फॉल ही नहीं करता, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आप वैसे ही इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो आपने जो बिजनेस के लिए किसी और को रेंट पे दिया है, जिस पे आप उनसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और उस पे आप आउटपुट जो जीएसटी है वो पे भी कर रहे हैं, उसके रिलेशन में जो इनपुट है उतना इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में। लेकिन जो बाकी फ्लोर्स हैं उनका जीएसटी आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि उन पे आप एक्चुअल में कोई जीएसटी आउटपुट भी नहीं क्लेम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही केस जो मुझे समझ आया है आपका, जो बिजनेस के लिए आपने किसी को रेंट पे दिया है उसी पे आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। मतलब पहला और दूसरा फ्लोर जो है एक खुद के रेजिडेंशियल के लिए है, दूसरा फ्लोर इन्होंने बिजनेस के लिए दिया है, तो उस तरह से नहीं हुआ। एक रेजिडेंशियल किसी को दिया है, तो जो आप रेंट पे देते हैं कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस पे भी आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है राकेश जी या कुछ कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, बाकी दर्शक के लिए भी है कि आप ऐसे हालात पे आप सिर्फ उसी हिस्से पर जीएसटी क्लेम कर सकते हैं जिस हिस्से पे आपको आमदनी हो रही है और वहाँ पर जीएसटी आप चुका रहे हैं। क्यों? इसका ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। गौरी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और सभी दर्शकों से यही कहूँगा, अगर आप सवाल भेजते हैं tax@moneycontrol.com पर, तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम लोग सीधा आपसे संपर्क कर सकें और ऐसे ही हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको सीधे आपके सवालों का जवाब दें। और बातचीत के दौरान भी कोई कन्फ्यूज़न निकल कर आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको फ़ोन नंबर दिया जाना बेहद ज़रूरी है। और अपना सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पर। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।